सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आइए आज हम अपने अगले लेक्चर के लिए, जो हमारे निशुल्क जीके और करंट अफेयर्स की क्लास है, इसमें अगले लेक्चर के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बिना ज़्यादा समय गंवाएं हम अपने क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, पहला सवाल, ग्रैंड प्री जो कि कारों की रेस होती है, बहुत ही पावरफुल कार्स होती हैं, तो इटालियन ग्रैंड प्री 2020 का विजेता निम्न में से कौन है? ये गाड़ियां बहुत ही पावरफुल होती हैं, इनके इंजन्स और इनकी स्पीड, टॉप स्पीड लगभग 300, 250, 300, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ियां भागती हैं। तो ये ग्रैंड प्री बहुत ही फेमस है। हमारे यहाँ भी बुद्ध रेसिंग सर्किट यानी गुड़गांव में ये रेस हुई थी। तो इटालियन ग्रैंड प्री 2020 का विजेता आपको बताना है। आइए, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आपकी मदद के लिए मैं 2 ऑप्शंस यहां पे माइनस करूंगा, कैंसिल करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लुइस हैमिल्टन, बहुत फेमस नाम। क्या ये इसका सही जवाब है? नहीं। बहुत सारे लोग लुइस हैमिल्टन इसका जवाब देंगे, लेकिन ये गलत जवाब है। सेकंड आपके लिए मैं माइनस करूंगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वॉल्टेरी बोटास, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आपको सही जवाब देखना है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, पियरे गैस्ली इज द राइट आंसर। देखते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रांस के पियरे गैस्ली ने इटली के मोन्जा में आयोजित फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्री 2020 जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रांड प्री जीत है पहली ग्रांड प्री। तो इस रेस में कार्लोस सेंस जूनियर स्पेन के जो है दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लांस स्ट्रोक कनाडा के तीसरे स्थान पर रहे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, फिच रेटिंग्स। फिच एक रेटिंग एजेंसी है जो कि जो भी कंपनीज होती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बैंक से लोन लेती हैं, उनको लोन देने से पहले इन रेटिंग्स का जो आंकलन करते हैं, रैंकिंग देते हैं कि भाई इनको लोन देना सबसे सेफ है, इनको लोन देना सेफ नहीं है, किसको लोन देना सबसे, मतलब जो लोन वापस चुकता कर देगा। कई लोग होते हैं विजय माल्या की तरह लोन लेके भाग जाते हैं, फिर बाद में बैंक डूब जाते हैं, लोग कर्ज के मारे बहुत परेशान होते हैं। तो ये रेटिंग एजेंसीज हैं हमारे। एक फिच होती है, इसी प्रकार से एक और है मूडीज, ये भी बहुत फेमस है। ये भी विभिन्न कंपनियों को, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस को, विभिन्न लोगों को भी, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, इनको रेटिंग्स देती हैं। तो फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था, जो जीडीपी जिसे बोलते हैं हम, वो 23.9% क्या हो गई? श्रिंक हो गई। समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ये हमारी कितने थी? एक तिमाही की थी, यानी कि 3 माह की थी। ये 3 माह की जीडीपी की बात की थी। अब हम पूरे वर्ष की बात करेंगे, चालू वित्त वर्ष। देखिए, सवालों में ये सब अंडरलाइन करा कीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। कई बार हम क्या करते हैं, सवाल हम वित्त वर्ष की बात की, हम तिमाही का जवाब देते हैं। अगर यहाँ पे 23.9% जवाब होता तो सब लोग उसी को मार्क करते। समझ रहे हैं? तो चलिए, आपकी हेल्प के लिए मैं 2 ऑप्शन इसमें से हटा दूंगा। ऑप्शन नंबर डी ये रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग है। तो आपको बी और सी में से सही जवाब देना है। सोच लीजिए। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है फिच रेटिंग्स ने। अभी आपको मैंने बताया था पहली तिमाही, जो हमारे पहले 3 माह होते हैं, अप्रैल, मई, जून। देखिए, हमारा वित्त वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है। जो मान लीजिए 2020 से शुरू हुआ तो वो जाएगा 31 मार्च 2021 तक। तो जो हमारे पहले 3 माह थे, अप्रैल, मई, जून, उसमें हमारा भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, उसमें 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। यह दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से एक है। चलिए, लॉकडाउन की वजह से आपको पता है, बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको पता है ये सब। देखते हैं अगला सवाल, इसी से जुड़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है। यह आपको पता है, पिछले सवाल में हमने डिस्कस किया है। सवाल जो है वो अलग है। सवाल बोलता है भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना किस मंत्रालय द्वारा की जाती है। हम यहाँ पे बात करें मंत्रालय की, इसका विभाग भी होता है मंत्रालय में, वो नहीं पूछा है आपसे।
वो आगे कभी किसी और सवाल में लेंगे। आपको बताना है मंत्रालय। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, फिर से आसान कर देते हैं। आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों गलत हैं, इनको डिलीट कर दीजिए। ये हमारे कंप्यूटर साहब डिलीट तो नहीं करेंगे, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, तो मैं इसको काट देता हूं आपकी सहायता के लिए। आपको ए और बी में से बताना है, क्या वित्त मंत्रालय गणना करता है जीडीपी की, या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी स्टैटिस्टिकल और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री, क्या ये हमारा जीडीपी कैलकुलेट करता है, जीडीपी की गणना करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कई लोगों ने इसका वित्त मंत्रालय बोला होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो अभी श्रीमती निर्मला सीतारमण के अंडर है, लेकिन वो गलत जवाब होता। आइए अगला सवाल। अगले सवाल से पहले आपको इसमें थोड़ा सा बता देते हैं, भारत में जीडीपी अनुमान भारत में जो है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ये इसका आकलन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत राष्ट्रीय लेखा प्रभाग यानी कि नेशनल अकाउंट्स सेक्शन नेशनल अकाउंट्स को तैयार करता है। जीडीपी का अनुमान उसका एक हिस्सा है। मींस जो हमारा नेशनल अकाउंट्स जो होते हैं उसका एक हिस्सा है जीडीपी। जीडीपी उसका एक छोटा सा हिस्सा है, समझ रहे हैं? जीडीपी अनुमान हर तिमाही में हर 3 महीने में तैयार किए जाते हैं और 2 महीने के अंतराल में प्रकाशित होते हैं। तो आप देखिए, जो हमारा कहने का अर्थ यह है कि जो अप्रैल मई जून का जो था वो अभी हमारे प्रकाशित हुए हैं सितंबर में। जून के बाद आया जुलाई, जुलाई के बाद आया अगस्त, 31 अगस्त तक इन्होंने तैयार कर लिया, अभी सितंबर में इन्होंने रिलीज कर दिया। तो 2 महीने के अंतराल में होते हैं प्रकाशित, इतना समय लिया जाता है इनको। वार्षिक जीडीपी अनुमान जो सालाना जीडीपी की बात होती है वो हर साल 31 मई को प्रकाशित होते हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, इसमें आपको थोड़ा और बताया, आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, जीडीपी और जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद की इतनी बात हुई तो आपको बताना है सकल घरेलू उत्पाद से क्या अर्थ है। 4 ऑप्शंस हैं, बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, आप इनको आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इन ऑप्शंस को देख लीजिए। डिफरेंस आपको बता देता हूं। पहले ऑप्शन में एक वित्त वर्ष की बात की है, दूसरे में एक तिमाही की बात की है, तीसरे में एक वित्त वर्ष के अंदर समस्त अंतिम वस्तुओं की बात की है, जबकि यहाँ पे समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की बात की है, यहाँ पे समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की बात की है, आखिरी वाले में एक तिमाही और समस्त सेवाओं की बात की है। ये 4 ऑप्शंस में अंतर है। हम फटाफट इस ऑप्शंस को देख के अंतर ढूंढ सकते हैं। तो हमें बताना है कि क्या जीडीपी से हमारा अर्थ है कि एक वित्त वर्ष के अंदर देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी लोग उत्पादन करते हैं उसे भी जीडीपी में जोड़ लिया जाता है, और जो भारतीय लोग विदेशों में उत्पादन करते हैं उसे जीडीपी से घटा दिया जाता है। क्या ये ऑप्शन सही है या अन्य ऑप्शन सही है, ये आप बस इसको आराम से पढ़ लीजिए। मैं डिलीट कर देता हूं आपके लिए, किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो देखने में किसी को भी। तो अब आपको इसका सही जवाब देना है, सोच लीजिए इसका आंसर आराम से, आपको कोई इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए इस तरह के सवाल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, भाई सी तो गलत है, डी भी गलत है, और आप लोगों के हेल्प के लिए बता दूं ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए कहता है एक वित्त वर्ष में भारत की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है जीडीपी। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी लोग भी उत्पादन करते हैं उसे जीडीपी में जोड़ लिया जाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई फ्रांस का व्यक्ति, कोई अमेरिका का व्यक्ति भारत में रह रहा है और कार्य कर रहा है और कुछ उत्पाद बना रहा है, उसे हम जीडीपी में जोड़ेंगे। और जो हमारे भारतीय लोग हैं, जैसे पंजाब के लोग बहुत सारे कनाडा में काम करते हैं, वो विदेश में उत्पादन करते हैं, उसे जीडीपी में जोड़ा नहीं जाएगा, उसे घटा दिया जाएगा। यह आप ध्यान रखिए, जीडीपी की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं वो है वित्त वर्ष, दूसरा समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, मूल्य मतलब इसके मॉनेटरी वैल्यू। देश की सीमा के अंदर रहकर, चाहे विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, जो जो सीमा के अंदर, जैसे ये हमारा देश है उसकी सीमा में जो जो रहेगा, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये हमारा भारतवर्ष है, इस तरह मैं एक डायग्राम बना देता हूं, ये एक रफ हम डायग्राम ऐसा बना देते हैं। तो जो हमारे देश की सीमा में रहेगा, चाहे वो भारतीय हो, इंडियन हो,
चाहे वो फॉरेनर हो, जो भी वो सेवा और प्रोडक्ट्स यानी वस्तु, प्रोडक्ट्स और सर्विस यानी सेवा यहां उत्पादन करेगा, उसका उन सब का जो हम फाइनेंशियल वैल्यू लेंगे, उन सब का मॉनेटरी वैल्यू यानी पैसों में उनका मूल्यांकन करेंगे, उस वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी। और ये हम कब कैलकुलेट करेंगे? पूरे एक साल में, एक वित्त वर्ष। हमारा वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? हमारा वित्त वर्ष होता है 31 मार्च से लेकर के अगले साल, सॉरी 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक, ये एक वित्त वर्ष हमारा होता है। तो चलिए, आप जीडीपी आपको समझ में आ गई। थोड़े और एक्सप्लेनेशन के लिए आपके हमने जीएनपी का भी यहाँ पे यूज किया है। जीएनपी क्या होता है और जीडीपी क्या होता है? देखिए, जीडीपी में आप देख सकते हैं, सपोज ये एक हमारा देश है, इसमें ये अलग अलग देशों के झंडे हैं, आप देख सकते हैं इसमें, यानी हर प्रकार के विदेशी लोग, स्वदेशी लोग, सभी तरह के लोग जो इस देश के अंदर रह के कार्य कर रहे हैं। इसमें वस्तु प्लस सेवा, इसका हम क्या करेंगे? इसकी मॉनेटरी वैल्यू लेंगे, वो हो गई हमारी जीडीपी। क्या हो गई? उससे हम कहेंगे जीडीपी। यहां जीएनपी में हम बात करेंगे कि जो जो लोग हमारे ही देश के हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीएनपी, हमारे देश के रहने वाले लोग, अब चाहे वो हमारे देश के रहने वाले लोग चाहे कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूएई में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, कहीं भी हो, हमारा देश में, देश के लोग पूरे विश्व में जितना भी उत्पादन करेंगे उसे हम बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए, ये होता है हमारा अंतर। तो ऐसे केस में हमारे जो पंजाबी भाई हैं, गुजराती भाई हैं, जो अमेरिका में, जो कनाडा में रहते हैं, उन सब जितने भी लोग विदेश में रहते हैं, उन सब का भी हम जीएनपी में ऐड करेंगे। आइए अगला सवाल, यहाँ पे डेफिनेशन दी है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? इस ऑप्शन में आप पहले से सी और डी तो हटा ही दें, यहां इन ऑप्शंस में बालू का स्तूपों की बात कर ही नहीं सकते हम लोग। कंफ्यूजन होता है ऑप्शन ए और बी, आपको बताना है ऑप्शन ए और बी में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फलौदी और पोखरण। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान, इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता। इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो इस तरह के सवालों को कभी गलत नहीं करना चाहिए। इसमें डाउट हो जाता है, कई बार इंसान सोचता है इतना आसान सवाल कैसे दे दिया, लेकिन इस तरह के सवाल हर एग्जाम में एक दो आते हैं, तो इसमें आप घबराएं नहीं, तुरंत इसका जवाब दें। सौर ऊर्जा उत्पादन किसी प्रकार से मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। सोलर एनर्जी जिसे बोलते हैं, सोलर एनर्जी का उत्पादन, तो इससे हमें किसी प्रकार का डेजर्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, कंप्लीटली रिन्यूएबल है। पवन ऊर्जा हालांकि होती है रिन्यूएबल, लेकिन सौर ऊर्जा इज बेटर आंसर। कंफ्यूजन के लिए पवन ऊर्जा आपको लग सकता है, लेकिन ये सही जवाब नहीं है, सौर ऊर्जा इज द बेस्ट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, भूकंप की दृष्टि से राजस्थान में कितने जोन में बांटा गया है? राजस्थान को, इसको आप को लिख दें यहाँ पे भले, राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया है भूकंप की दृष्टि से? ये गलत है, ये भी गलत है। ए और बी के अंदर आपको बताना है, आप इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना है? कुल मिलाके आपको बताना है कि कई सारे राज्य होते हैं जो अपने सरकारी विज्ञापन बनाते हैं, सरकारी विज्ञापनों की बात हो रही है, उसमें कितने सदस्यीय दल की कमेटी का गठन हुआ है? यह है ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है, जो राज्य सरकारों के विज्ञापनों के रेगुलराइजेशन, उसके नियमन की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु, यानी सरकारी विज्ञापन में क्या वो डाल सकते हैं विषय, क्या उसके अंदर कंटेंट होगा, उसके नियमन, उसके कंट्रोल के बारे में 3 सदस्यों की समिति का गठन करना है। कर्नाटक, गोवा, मिजोरम और नागालैंड पहले ही ऐसी राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर चुके हैं। मीन्स अपने को बताना है कि
सभी राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु क्या होगी, क्या वो डाल सकते हैं, किसी प्रकार का इंडिविजुअल पॉलिटिशियन का कोई एडवर्टीजमेंट ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इसलिए उनको 3 सदस्यों की एक समिति का गठन करना है। ये समिति सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी कि इस प्रकार की कोई भी विषय वस्तु सरकारी विज्ञापनों में नहीं है। और भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2016 को सभी मीडिया मंचों पर सरकारी खर्च वाले विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियम की देखरेख के लिए 3 सदस्यों की समिति का गठन किया था। भारत सरकार ने ऑलरेडी ऐसी समिति का गठन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के 13 मई 2015 के निर्देश पर भारत सरकार ने। और कई राज्यों ने ऑलरेडी कर दिया है, जैसे कर्नाटक ने इस समिति का गठन कर दिया है, गोवा ने कर दिया, मिजोरम, नागालैंड और छत्तीसगढ़। आइए अगला सवाल। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं, देखिए ये योजना मिसप्रिंट नहीं है, कई लोग इसको स्वयं से कंफ्यूज कर जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये योजना स्वयं ही है, इसको फिर से लॉन्च किया है। अगर आपने न्यूज़पेपर को डिटेल में पढ़ा होगा तो आप इसका सही जवाब दे देंगे। इसमें हम आंसर माइनस करते हैं। तमिलनाडु रॉन्ग आंसर, बिहार भी गलत आंसर। ए और बी में से अगर आप बता सकें पंजाब या असम, तो इसका सही जवाब है सी असम। आइए देखते हैं सी असम। इस योजना का उद्देश्य असम राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। असम राज्य के 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण यानी स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट योजना कहा जाता है।